हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है फजान्स लॉ। फजान्स लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि किस तरीके से आयोनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज होते हैं। ये हमको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेगा कि हम आयोनिक कंपाउंड में कौन कौन से तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर को देख सकते हैं कि उनमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज हो सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन देख रखा होगा। आयोनिक कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं, कैटायन होता है और एक एनायन होता है और कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने की वजह से इनके बीच में लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। पूरा हम लोग एक प्रोसेस समझते हैं जिसके अंदर हम किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसको हम लोग बॉन्ड हैबर प्रोसेस भी बोलते हैं। तो बॉन्ड हैबर साइकिल जो है वो हमें ये बताता है कि किस तरीके से एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है और कौन कौन सी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होती है। क्लियर है? आई होप आपको वो समझ में आता है। अब अगर हम बात करें कि फजान्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, फजान्स हमें ये बताता है कि 100% आयोनिक कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। यानी आपको कोई भी कंपाउंड आयोनिक लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर 100% आयोनिक कैरेक्टर हो। कहने का मतलब क्या होगा? कहने का मतलब ये होगा कि उनमें कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको कोवेलेंट कैरेक्टर दिखेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हो सकता है? कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आ सकता है? क्योंकि हमने कोवेलेंट बॉन्ड में तो हमने ये पढ़ा हुआ होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि आयोनिक बॉन्ड में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बनता है? मेटल एंड नॉन मेटल बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। यही हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे कोवेलेंट बॉन्ड का तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से आयोनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज होते हैं। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम फजान्स लॉ को पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली पढ़ेंगे हम लोग पूरा का पूरा। मैं आपको पूरा जो सीक्वेंसिंग थ्योरी है वो आपको पूरी की पूरी यहाँ पे बोर्ड पे मिल जाएगी, आप इसको नोट कर सकते हैं, जो कि हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। लेकिन हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, हम लोग को नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उनके लिए की पॉइंट्स क्या होंगे वो आपको इस पूरे वीडियो में मिलेंगे। मैं आपको कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप लोग यूज़ करके आराम से क्या कर सकते हो, फजान्स लॉ के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आयोनिक मोबिलिटी पर आते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी पर बेस्ड रहते हैं, या फिर आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर पर बेस्ड आएंगे, या फिर सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड होते हैं, वो सारे आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये जो सीरीज चलेगी, यानी ये जो पूरा का पूरा फजान्स लॉ चलेगा, ये टोटल 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट होगा। पहले वीडियो में हम आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा। सेकंड जो इसका वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है, कौन सा आयोनिक कंपाउंड मोर थर्मली स्टेबल है और लेस थर्मली स्टेबल है, उसको हम लोग करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो आयोनिक सॉल्युबिलिटी होती है, यानी आयंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस तरीके से चेक करी जाती है, उनमें किस तरीके से हम उनकी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। उसी के साथ हम आयोनिक मोबिलिटी यानी कंडक्टिविटी को भी स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम कलर प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत ही लंबा जो है इसका कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा बहुत ही लंबा चलता है ये पूरा। लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो डेफिनेटली आप फजान्स लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप लोग कर सकते हैं। फजान्स लॉ में यही दिक्कत आती है, अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ते हैं, तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी और चीज़ें जब नहीं समझ में आएगी तो आप ऑर्डर नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? ऑर्डर बनाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आए हुए होने चाहिए कि कब हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक लाइन की ट्रिक है, मतलब एक लाइन का की पॉइंट है, वो आपको याद रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं, बट वो होते एक्सेप्शन नहीं है, बट हम उनको एक्सेप्शन की कैटेगरी में इसलिए डालते हैं क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन हम इस लेवल पर अभी नहीं दे सकते, है ना। अगर आप हायर लेवल पर जाएंगे तो उनका एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है, तो हम उनको एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखेंगे। और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले, जब भी हमें क्वेश्चन दिखेगा, हमें 4 ऑर्डर मिलेंगे 1 2 3 4 के फॉर्म में, हम सबसे पहला यही देखेंगे कि कहीं एक्सेप्शंस तो नहीं आ गए। अगर एक्सेप्शन आ गए तो हमें तो सीधा डायरेक्ट उसको याद रखना है। अगर एक्सेप्शन नहीं आ रहे, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, तो मैं आपको कुछ लाइनें बताऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कुछ लाइनें मिलेगी, इसके अंदर आप डेफिनेटली हर एक कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको ये थ्योरी लगेगी कि बहुत लंबी थ्योरी है, बहुत हार्ड थ्योरी है, हम कैसे इसको याद रखेंगे, कैसे हम लोग इनमें कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है और
बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत आप बोल सकते हो कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ये तभी होगा जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, इस सीरीज़ को पूरा का पूरा देखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं फजान्स लॉ को। तो देखो फजान्स लॉ जो है वो पहले मैं आपको ये थ्योरी पढ़ के बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू फजान्स के अकॉर्डिंग ionic compounds formed when cation and anion comes closer to each other in isolated form, then electron cloud of anion attracted by charge on cation and electron cloud of cation is attracted by the charge on anion. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या हो रहा है। As a result of this, some distortion created, इसको नोट करें आप लोग, some distortion created in both ions. Distortion in electron cloud of cation is negligible because its electron cloud is strongly bonded with nucleus of cation due to small size. Distortion in electron cloud of anion is called as polarization. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलराइजेशन क्या होता है, यही आपको एक्सप्लेन करेगा कैसे आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होते हैं। तो डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अगला अगर हम देखें, द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। ठीक है, पोलराइजिंग पावर को हम इससे डिनोट करते हैं। अब सुने ध्यान से, अब आप लोग ने ये थ्योरी एक बार देख ली है, इसी थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कुछ ऑर्डर जो है वो डिसाइड करेंगे, फैक्टर्स पढ़ेंगे बेसिकली। अब देखें ध्यान से, हमें पता है कि नेचर के अंदर आयोनिक कंपाउंड जो है वो 100% एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसका कुछ रीज़न होता है। वो रीज़न क्या होता है वो भी हम देखेंगे। देखो होता क्या है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आयोनिक बॉन्ड बनता कैसे है, तो देखो आयोनिक बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनता है। अगर हम देखें तो ध्यान से देखें, सपोज करो कि मेरे पास में Na+ है यहाँ पे, है ना, ये Na+ और ये Cl-। ठीक है, ये आपका कैटायन हो गया, दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन। क्लियर? अब देखो आपको छोटा सा चीज़ ये ध्यान में होना चाहिए कि जब भी कैटायन का फॉर्मेशन होगा साइज हमेशा डिक्रीज होता है। यानी कि अगर आप कैटायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो साइज ऑफ कैटायन इज लेसर देन पेरेंट एटम, यानी जो उसका पेरेंट एटम है जिससे वो कैटायन बना है उससे हमेशा साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकलेंगे तो साइज जो होगा, या भी हम बोल सकते हैं कि सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे मान लो कि सोडियम के पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, अगर हम उसमें देखें सेल वाइज, तो हमें पता है कि इसके लास्ट जो अपने पास में सेल होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो पूरा सेल चला जाएगा, यानी साइज़ क्या हो गया, कंपेरेटिव छोटा हो गया। वहीं अगर हम बात करें एनायन के साइज़ की, तो ध्यान रखना एनायन जब भी फॉर्म होता है तो उसका साइज़ उसके पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। क्लियर है? यानी साइज ऑफ एनायन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ कैटायन। क्लियर? चलो अब अगर हम बात करें कैटायन और एनायन जो है ये दोनों आइसोलेटेड फॉर्म में होंगे और ये दोनों पास पास में आएंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने की वजह से प्लस माइनस का अट्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ अपने पास में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये आयोनिक कंपाउंड बना लेंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। इसके लिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बॉन्ड हैबर प्रोसेस को। ठीक है, अगर आपको आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखो जब भी एक पास पास में आते हैं ना, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ध्यान रखना, एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो अट्रैक्टेड रहेगा किसके साथ, सोडियम पे, मतलब कैटायन का जो न्यूक्लियस होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं कैटायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो एनायन के चार्ज से अट्रैक्टेड रहेगा, यानी एक दूसरे के चार्ज से अट्रैक्टेड रहेंगे। मतलब कि कैटायन का जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करेगा किसको, एनायन के इलेक्ट्रॉन को। एनायन का जो चार्ज होगा वो अट्रैक्ट करेगा किसको, कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स को, यानी दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन होता क्या है, हमें पता है कि कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। अगर साइज ऑफ कैटायन छोटा है, साइज ऑफ एनायन बड़ा है, तो सोच के देखो कैटायन का साइज छोटा, जो उसका न्यूक्लियस होगा ना, उसके न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। सही है? वहीं अगर मैं बात करूँ एनायन की, तो ध्यान से देखें, एनायन की अगर मैं बात करूँ तो एनायन का साइज बड़ा है। अगर एनायन का साइज बहुत बड़ा है तो देखो उसका जो न्यूक्लियस है वो हर एक इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा,
जब हर एक इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपेरेटिव यहाँ पे जो अट्रैक्शन पावर होगा वो वीक होगा, यानी अट्रैक्शन कम होगा यहाँ पे। जबकि कैटायन में, कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो खुद के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा। तो सोच के देखो कि इन दोनों में जब इसका चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, जब इसका चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, तो बताओ कौन सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो ध्यान रखना, जो कैटायन का चार्ज एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब अट्रैक्ट करेगा तो ये डोमिनेट करेगा। कैसे, ध्यान से देखें। देखो ये हमारे पास में कैटायन है, मैं कैटायन का साइज छोटा बना रहा हूँ। कैटायन छोटा होता है, एनायन क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। तो ये है एनायन। अब ध्यान से देखें, अगर इसका साइज छोटा है तो हम लोग पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, स्मॉल साइज, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर साइज स्मॉल होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ का, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को मैं न्यू लिख रहा हूँ, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन देयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाई होगा। जबकि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, लार्ज साइज है, और साइज लार्ज होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि इनका जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, बोल सकते हैं हम लोग अट्रैक्शन लो होगा। तो सोच के देखो, ये वाला इसका चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो डोमिनेट करेगा वो कौन करेगा, वो ये वाला चार्ज डोमिनेट करेगा। जब ये वाला चार्ज यानी जो कैटायन है, कैटायन का चार्ज जब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब अट्रैक्ट करेगा तो ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो इनका चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जो इनका चार्ज सिमेट्रिकली एक ऑर्डर के अंदर अरेंज था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो इसका अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट अब डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप लोग इसको नोट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी डिस्टॉर्शन हो जाएगा। अब डिस्टॉर्शन जब होगा तो किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, ये वाला प्लस चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या कहला रहा है, डिस्टॉर्शन। अब जो है वो डिस्टॉर्शन हो चुका है। सोच के देखें, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। किसकी तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, प्लस की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है यहाँ पे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स थे वो प्लस की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, तो सोच के देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स पर दो तरीके से फोर्स लगेगा। इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक तो ये भी फोर्स लगाएगा, सही है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन पर, ये वाला जो न्यूक्लियस है, जो कैटायन का न्यूक्लियस है, वो तो फोर्स लगाएगा ही, क्योंकि उसी की वजह से डिस्टॉर्शन हुआ है। लेकिन क्या बताओ, सारे इलेक्ट्रॉन उधर थोड़ी चले जाएंगे, है ना, वो बीच में रहेंगे। तो देखो इन इलेक्ट्रॉन्स पर यहाँ पर मतलब इस साइड से भी अट्रैक्शन रहेगा, इस साइड से भी अट्रैक्शन रहेगा। जबकि पहले क्या था, जब ये प्रॉपर आयोनिक कंपाउंड्स थे तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं, इसके इलेक्ट्रॉन पर इसी का अट्रैक्शन था, मतलब इसी के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था, इसके इलेक्ट्रॉन पर इसी के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था, ठीक है, डिस्टॉर्ट नहीं हुआ था साइज। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव हो गए, यानी साइज में डिस्टॉर्शन हो गया, शेप में डिस्टॉर्शन हो गया, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे उन इलेक्ट्रॉन पर अब दोनों तरफ से क्या लगेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगेगा। अब जब दोनों तरफ से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, तो ऐसी सिमिलरिटी हमने कहाँ पढ़ी थी, ऐसी सिमिलरिटी हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स में पढ़ी है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, आप सभी को पता है, जब भी हम कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सपोज करो कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या इनको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने शेयरिंग करी और बॉन्ड बन गया। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के भी कंसिडर करे जाते हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के भी कंसिडर करे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर, ध्यान से सुनना, इन इलेक्ट्रॉन्स पर इसका भी अट्रैक्शन, इन इलेक्ट्रॉन्स पर इसका भी अट्रैक्शन होगा, यानी दोनों का अट्रैक्शन होगा। तो ये कुछ हमें ऐसा दिखता है कि कुछ क्या हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर की तरह हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट जब बॉन्ड बनता है तो उसकी तरह हो गया, वो सिमिलरिटी आ गई। तो हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स में क्या हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर अराइज हो जाता है ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो एक और चीज़ आप लोग बोल सकते हो,
यहाँ अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको कि पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है पोलराइज करना यानी किसी को खींचना, है ना। जैसे ये वाला जो न्यूक्लियस है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये एनायन को पोलराइज कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ आ जाएगी और न्यूक्लियस एक तरफ रहेगा, तो ये पोलराइज हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो चुका है, पोलराइज हो चुका है, एक पोल बन चुका है। समझ में आया क्या? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। अच्छा, एक हम लोगों ने पढ़ा है पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर जो होती है वो कैटायन की वो पावर होती है जिससे कि वो क्या कर सकता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन के या एनायन को जितना ज़्यादा डिस्टोर कर सकता है। तो जितनी कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, जितनी कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, डिस्टोर्शन ज़्यादा होगा। जितना डिस्टोर्शन ज़्यादा होगा, जितना पोलराइजेशन ज़्यादा हो गया, क्या कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग लिख लेना जब आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताऊं, इनसे आप लोग कभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी थ्योरी इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन वही सॉल्व होते हैं जब टीचर्स आपको कुछ की पॉइंट्स बोल रहा होता है, तो वो आपको ध्यान से सुनने होते हैं। अगर वो आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। नहीं तो फिर हम उसी में उलझ के रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनमें से सही कौन सा होगा। हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे जिससे कि हम अपना करेक्ट आंसर निकाल सकें, ठीक है। तो देखो, जितना साइज छोटा होगा कैटायन का उतना ही वो अच्छे से पोलराइज करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस की जब पावर ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हाई पोलराइजेशन होगा। हाई पोलराइजेशन होगा तो आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर देखने हैं, अब ध्यान रखना ये की पॉइंट है, अगर मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर देखने हैं आयोनिक कंपाउंड में ज़्यादा, तो वहाँ कैटायन का साइज़ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एनायन का साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना एनायन का साइज़ बड़ा होगा उसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भाग जाएंगे किसकी तरफ, या उसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड हो जाएंगे किसकी तरफ, उस छोटे से कैटायन की तरफ। तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा, डिस्टॉर्शन अगर ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा तो सिंपल सी क्या बात होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। वहीं सपोज करो कि एनायन छोटा है, कैटायन बहुत बड़ा है। अगर कैटायन बहुत बड़ा है और एनायन बहुत छोटा सा है तो बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो अभी हम लोग वही देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आयोनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है माइन्यूट सा, आप इसको कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। वैसा भी हम फैक्टर देख रहे हैं, फैक्टर के अंदर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरी आप लोग याद कर सकते हैं, पोलराइजिंग पावर याद कर सकते हैं। अभी हम पोलराइजिंग पावर का भी फैक्टर देखेंगे। क्लियर है? फटाफट से आप इसको कॉपी कर लें। फिर हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, या फिर आयोनिक कंपाउंड में हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर को देखने वाले हैं। ओके, फटाफट नोट करें। चलिए अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फजान्स रूल। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फजान्स रूल की अगर मैं बात करूं, फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फजान्स रूल, फजान्स लॉ लिख लो आप। देखो, आप लोग इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं आपको एक छोटी सी जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है, या आप बोल सकते हैं कि एक छोटी सी टिप है। टिप ये है कि आप लोगों ने बहुत बार बहुत सारी जगह से ये सुना होगा कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो रटने वाला सब्जेक्ट है। या आपने ये सुना होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही मतलब अजीब सा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब अचानक से कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने का। होता यह है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा, हाँ ये बात हम बोल सकते हैं कि आप ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको कंटिन्यू से नहीं, मतलब कंटिन्यूटी के साथ नहीं पढ़ेंगे, सिंसियरिटी के साथ में नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है हमें मेमोराइज नहीं होगी और हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमें याद नहीं रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेंगे तो हम जो है ऑर्डर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑर्डर वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। इसी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आती है। नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्डर कुछ भी नहीं आता है। हम जनरली फार्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाता है, 2 फार्मूले लगा दो, आंसर आ जाता है बीच में मोस्टली। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको कुछ फंडे जो है आपके क्लियर होने चाहिए, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होता है, बहुत सारे
जो की पॉइंट्स होते हैं वो याद रखने होते हैं। टीचर्स ने आप मतलब देखा होगा आपने, जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें पॉइंट्स बोलते हैं, आपको उनको नोट करना चाहिए। उनसे क्या हो सकता है मतलब होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, बुक की जो थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं थ्योरी ये वाली है, इतने से वजांस रूल खत्म हो जाता है, लेकिन जो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई उनसे आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही सिक्वेंसली हमें कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट नहीं है और इसके अंदर हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये सबसे बड़ी दिक्कत केमिकल बॉन्डिंग में ही आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा लंबा चैप्टर होता है। एनसीईआरटी के अंदर जो केमिकल बॉन्डिंग दिया हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर दूसरे आगे चैप्टर्स में जाकर के डिस्कस करी हुई है, एंड टीचर्स फिर हम सभी क्या करते हैं कि उनको कंबाइनली केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा देते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत जो है वाइड चैप्टर है और बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे आराम से पढ़ें, सब समझ में आएगा आपको। अब नेक्स्ट है अपने पास में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फजांस रूल। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फजांस लॉ को अफेक्ट कर सकते हैं? अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो आयनिक हमारे पास में पोलराइजेशन है, हम लोग सॉरी पोलराइजिंग पावर, सॉरी, तो हम लोग लिख सकते हैं पोलराइजिंग पावर। अब देखो पोलराइजिंग पावर जो होता है इसको हम लोग इस तरीके से फाई से डिनोट करते हैं। अभी जो पोलराइजिंग पावर है इसका आप लोग एक रिलेशन याद रखना कि पोलराइजिंग पावर जो होता है वो वो होता है चार्ज ऑन कैटायन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कैटायन। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कैटायन का साइज बढ़ाओगे तो पोलराइजेशन कम हो जाएगा। अगर आप चार्ज ऑफ कैटायन बढ़ाओगे, देखो सिंपल सा है, चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे कैटायन का साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। जो आपने बेसिक जो पढ़ रखे हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या करते रहते हैं, बार बार अप्लाई करते रहते हैं, बस फॉर्मेट चेंज कर दिया जाता है कि हाँ मैंने पोलराइजेशन दे दिया। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि जब भी आप कैटायन का कैटायन का चार्ज बढ़ाओगे, यानी जब कैटायन बनता है तो साइज छोटा होता है ना। जो मैंने प्लस बनाया, जैसे मान लो मैंने प्लस बनाया या ए प्लस बनाया तो साइज छोटा होगा। अब A+2 बनाऊंगा और साइज छोटा होगा, A+3 बनाऊंगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो साइज अपने आप छोटा होगा। तो देखो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन यानी कैटायन बनाते जाएंगे, है ना, अगर हम कैटायन का चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो साइज छोटा होता जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो एक पॉइंट अपन सब याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फजांस रूल में। फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा, साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन, अब आप लोग ध्यान रखना, अगर आपको कैटायन का साइज जो है वो चेंज हो रहा है, एनायन सेम दिया गया है, तब आप ये फैक्टर यूज करेंगे। यानी कैटायन चेंज हो रहा है, ऑर्डर ऐसा दिया गया है, कैटायन चेंज हो रहा है, बट एनायन जो है वो कांस्टेंट है, यानी एनायन जो है वो फिक्स है, एनायन चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर यूज करेंगे, है ना। फिर हम सबको कंबाइन कर देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि की पॉइंट को यूज करके आप कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। तो साइज ऑफ कैटायन अगर हम देखें तो ध्यान रखना, एक पॉइंट आप लोग लिख लेना कि साइज ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ाएंगे तो पोलराइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो देखो हमारे पास में एग्जांपल है LiCl, NaCl, फिर आएगा KCl, फिर आएगा RbCl, फिर आएगा CaCl। अगर मैं बात करूँ तो देखो मैंने एनायन को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, लेकिन इधर से इधर जाने पर कैटायन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइज ऑफ कैटायन जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। अगर पोलराइजेशन डिक्रीज होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो LiCl होता है इसमें हमें कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू CaCl में कोई कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सीजियम। ऐसा एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो हमारे पास में BeCl2, MgCl2 और फिर हमारे पास में आ जाएगा CaCl2, SrCl2 और BaCl2, ये हमारे पास में है। अब तो आप सब समझ गए होंगे, आप सभी समझदार हैं। साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से हम लोग साइज ऑफ कैटायन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, फैक्टर देख सकते हैं कि कैसे साइज ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज होगा तो किस तरीके से पोलराइजेशन डिक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज होंगे। क्लियर है। चलो ये पहला फैक्टर हो गया, नोट करें फटाफट। फिर हम आगे मूव करते हैं सेकंड फैक्टर के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट दूसरे फैक्टर के बारे में, जो है हमारे पास में साइज ऑफ एनायन। सेकंड फैक्टर हमारे पास में हो जाएगा साइज ऑफ एनायन। अब देखो साइज ऑफ एनायन की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि अगर जितना बड़ा साइज होगा, यानी कि अगर मैं साइज ऑफ एनायन को बढ़ा दूंगा तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एनायन का साइज बढ़ाओगे तो उसके कंपैरेटिव कैटायन छोटा हो जाएगा, तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज की इंक्रीज, इंक्रीज। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास में एग्जांपल है LiF, LiCl, LiBr और Li। इधर से इधर जाने पर क्या साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या पोलराइजेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं LiF और Li, इनमें अगर हम बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसके ज़्यादा, Li के कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे। चलो एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। सपोज करो हमारे पास में AgF है, एक हमारे पास में AgCl है, एक हमारे पास में AgBr है और एक हमारे पास में AgI है। अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो क्या साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है? साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगा, और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। यानी कि AgF जो होता है ये कैसा होता है, इट इज़ प्योर आयोनिक। कौन सा होता है? और इट इज़ कोवेलेंट। और इसी की तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कलर को भी एक्सप्लेन करेंगे, वो हम लोग फोर्थ वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलो एक तो हमारा ये हो गया। अब यहीं से हम लोग क्या कर लेते हैं, अगला फैक्टर भी डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो हमने दो फैक्टर पढ़ लिए, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन। अब हम बात करने वाले हैं चार्ज ऑन कैटायन। किसको देखने वाले हैं, चार्ज ऑन कैटायन। अब देखिए ध्यान से, चार्ज ऑफ ऑन कैटायन की अगर मैं बात करूं कि कैटायन पर चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो आप सभी को पता है, मुझे बताने की अब ज़रूरत है नहीं कि चार्ज ऑन कैटायन अगर आप इंक्रीज करते हो तो हमें पता है कि साइज ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा। देखो सब चीज़ें रिलेटिव, डिक्रीज हो जाएगा। साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा, पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं आपसे बात करूं, आपको दिया गया है LiCl, आपको दिया गया है MgCl2, आपको दिया गया है AlCl3। क्या ध्यान से देखें सभी लोग, क्या यहाँ पे लिथियम पर प्लस का चार्ज, मैग्नीशियम पर प्लस का 2 चार्ज, एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 चार्ज। तो इधर से इधर जाने पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन का, साइज उतना छोटा होगा, साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर है क्या सभी को? तो ये आप स्टार से लिख सकते हैं।
चलो एक फैक्टर और है, अभी वही हम डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास में आ जाएगा फोर्थ, बच गया है चार्ज ऑन एनायन। कौन सा फैक्टर है? चार्ज ऑन एनायन। अब आप सभी को पता है कि अगर मैं चार्ज ऑन एनायन जो है वो इंक्रीज करता हूँ तो हमें पता है कि साइज जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि कोवेलेंट नेचर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अब अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। सपोज करो हमारे पास में एक तो LiCl दिया गया, एक हमारे पास में दिया गया है Li2O, एक हमारे पास में दिया गया है Li3N। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इस पर माइनस का 1 चार्ज है, इस पर माइनस का 2 चार्ज है, इस पर माइनस का 3 चार्ज है। क्या इधर से इधर जाने पर चार्ज ऑन कैटायन बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। सॉरी, नॉट कैटायन, चार्ज ऑन एनायन बढ़ रहा है। चार्ज ऑन एनायन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे क्या? तो ये क्या आएगा? मोर कोवेलेंट। और ये क्या आएगा? लेस कोवेलेंट। या फिर आप चलो ये लिख लो। क्या आपको बात समझ में आई? तो कई बार पेपर में ऐसे पूछ लेंगे आपसे कि जो LiCl है और Li3N है, इनमें से सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होता है? तो आप आराम से बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, ये 4 फैक्टर याद रखो। क्लियर है? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिनमें इन फैक्टर से आपका आंसर नहीं आएगा। दूसरे फैक्टर भी हम लोग पढ़ेंगे, उनसे उनको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? फटाफट से इसको नोट कर लें। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जनरल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट से नहीं होते हैं, हमें थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना पड़ता है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग क्या करें, इनको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप के फैक्टर के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। उससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम वो फैक्टर को पढ़ेंगे। आपको दिया गया है NaCl और CuCl में आपको क्या बताना है कि विच वन इज मोर कोवेलेंट इन नेचर। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कौन सा जो है वो ज़्यादा कोवेलेंट नेचर को शो करेगा। तो देखो अब मैं आपको बता दूं, अभी जो हमने मतलब ये जो फैक्टर्स पढ़े हैं, इन 4 फैक्टर में से सारे फैक्टर मैंने कांस्टेंट कर दिए हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि Na+ का जो रेडियस है और जो कॉपर प्लस का रेडियस है वो आपको नियरली सेम मान के चलना है। क्लियर है? और पेपर में भी आपको सेम मान के चलना है जब तक कुछ नहीं बोला गया हो। दूसरा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो चार्ज ऑन कैटायन सेम है, Na+ का 1 है और कॉपर भी कौन सा है? प्लस का 1 है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि Cl और Cl दोनों एनायन भी सेम है, तो सारी चीज़ें कांस्टेंट करने के बाद हम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इन दोनों में से कौन अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा कोवेलेंट कैरेक्टर को ज़्यादा शो करेगा। क्लियर है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया फैक्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है टाइप ऑफ कैटायन। ठीक है? अब सर इतने सारे फैक्टर कौन याद रखेगा? तो आपको याद नहीं रखने, मैं आपको लास्ट में की पॉइंट बताऊंगा, उससे आप आराम से क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो हम अगला फैक्टर इसको पढ़ते हैं। अगला फैक्टर हमारा कौन सा आएगा? टाइप ऑफ कैटायन। कैटायन का टाइप कौन सा है? कैटेगरी। तो टाइप ऑफ कैटायन अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना आप लोग इसके ऊपर, है ना? 3 स्टार है इस पर, ये 3 स्टार क्वेश्चन है, ऐसे मतलब नॉट क्वेश्चन, 3 स्टार हमारे पास में कॉन्सेप्ट है। तो टाइप ऑफ कैटायन की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप के कैटायंस होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखना सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कैटायन आता है इनर्ट कैटायन, या सॉरी इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऐसे कैटायन जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है कि उसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरीके से मैं सेकंड की बात करूं तो हमारे पास में आता है सूडो इनर्ट। कौन सा आता है? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और वहीं अगर मैं बात करूं थर्ड, तो अपने पास में आता है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है सभी को? अब ये होता है, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये होता है 18 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूँ कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर हम ये देखने वाले हैं कि कौन सबसे अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। देखो
अगर मैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगा तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में एग्जांपल आ जाएंगे हमारे पास में Na+ हो गया, Mg+2 हो गया, Al+3 हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास में जो कैटायन आएंगे वो कैसे होंगे, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे, हमें पता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी ऐसे कैटायंस जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो गैस इनर्ट या सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वालों को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में Zn+2 आ गया, Cd+2 आ गया, फिर कॉपर प्लस आ गया, ठीक है, Hg+2 आ गया, ठीक है, फिर अपने पास में जर्मेनियम आ गया, जर्मेनियम+3 +4 नॉट +3, Ga+3 आ गया, गैलियम+3। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, हम बना सकते हैं। हमें याद नहीं रखना है, कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल आपको, इनमें से एक भी एग्जाम्पल याद नहीं रखना है। आप आराम से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें। मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है और उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका आराम से ही पता कर सकते हैं कि कौन सा वो टाइप का कैटायन बनेगा। क्लियर है। वहीं अगर मैं बात करूँ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ऐसे कैटायंस जो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल थैलियम प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो थैलियम प्लस जो है वो ये जो शो करेगा, क्योंकि ये 81 नंबर पे होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 80 हो जाएंगे, तो 18+2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं Pb+2 भी यूज़ कर सकता हूँ, Pb+2 के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मैं Hg लिख सकता हूँ, इसी तरीके से मैं जिंक लिख सकता हूँ। ध्यान रखना Zn+2 सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि Zn या Hg ये दोनों के दोनों नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। जब तक कि इनमें से आप क्या नहीं कर लेते, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल लेते, तब तक कि नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इनमें से हमें तो वो बता दो कि पोलराइजिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ कभी भी d ऑर्बिटल्स नहीं आएंगे, यहाँ d ऑर्बिटल्स आएंगे और यहाँ d और f दोनों ऑर्बिटल्स आएंगे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ sp ऑर्बिटल्स मिलेंगे। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि हमें क्या मिलेगा, हमें s भी मिलेगा, p भी मिलेगा, d भी मिलेगा, और मुझे यहाँ पे s p d f चारों ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। सपोज करें ये हमारे पास में कैटायन है, कैटायन के बाद में s आया, s के बाद में p आया। सपोज करें ये हमारे पास में कैटायन है, सबसे पहले d आया, फिर यहाँ आ गया s, फिर यहाँ आ गया p। सपोज करें हमारे पास में कैटायन है, फिर आया f, फिर आएगा d, फिर आएगा s, फिर आएगा p। ये कुछ इस तरीके से। क्या आप लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ रखा है? शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, आप सभी को पता है कि अगर मैं बात करूँ इनके स्क्रीनिंग इफेक्ट की, इनके शील्डिंग इफेक्ट की, यानी सिग्मा की अगर मैं बात करूँ, तो आप सभी को पता है सिग्मा क्या होता है, s का सबसे ज़्यादा, p का उससे कम, फिर d का उससे भी कम, और f का बहुत ही कम होता है। यानी कि s ऑर्बिटल्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो साइज़ क्या होगा बताओ? जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, देखो यहाँ पे और यहाँ पे कौन आ रहा है, ध्यान से देखो, डी आ रहा है, और यहाँ पे कौन आ रहा है, डी भी आ रहा है और एफ भी आ रहा है, सही है, एफ और डी दोनों आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ड्यू टू डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल में आप क्या बोल सकते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इज पुअर, ड्यू टू दिस साइज डिक्रीजेज। और आप यहाँ पे भी क्या बोल सकते हो, यहाँ पे भी यही चीज़ बोल सकते हो, ड्यू टू एफ ऑर्बिटल्स, आप क्या बोल सकते हो, ड्यू टू एफ ऑर्बिटल स्क्रीनिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इज वेरी पुअर। तो साइज क्या होगा, साइज मोर कॉन्ट्रैक्ट। और अगर साइज मोर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना आप लोग, हमें तो बस यही पता करना है पोलराइजेशन किसका ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना पोलराइजेशन नॉन इनर्ट का सबसे ज़्यादा होता है, तो मैं सिर्फ नॉन लिख रहा हूँ, फिर आएगा सूडो का, और फिर आएगा अपने पास इनर्ट गैस का। क्या सभी को बात क्लियर है? क्या क्लियर है ना? अब ध्यान से देखें, हम इस कैटेगरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे।
Na पर +1 का चार्ज है, कॉपर पर +1 का चार्ज है, ये होगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? इनर्ट गैस। जबकि ये होगा सूडो इनर्ट गैस। कौन सा होगा? सूडो। और देखो सूडो का इनर्ट से पोलराइजेशन ज़्यादा तो आयोनिक कैरेक्टर भी ज़्यादा, सॉरी आयोनिक कैरेक्टर कम, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। क्लियर है सभी को? तो कॉपर +1 का सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? क्या हो जाएंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाएंगे। क्लियर है सभी को? तो आप इसको फटाफट से नोट करें, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। ये हमारा फजांस लॉ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये देखते हैं कि हमने जो सारे के सारे फैक्टर पढ़े हैं क्या हमें समझ में आए, क्या उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए कॉपी करें इसको। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इन सब में ऑर्डर बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा ऑर्डर है। अगर मैं बात करूं NaCl और CuCl जो कि अभी हम लोगों ने देखा, तो इसका हो जाएगा KCl और AgCl, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी कौन सा आ जाएगा आपके पास, इसके अंदर आपके पास में आएगा 18+18 वाला, और इसके पास में भी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। CD के अंदर अगर आप बात करोगे तो कैडमियम का क्या हो जाएगा, कैडमियम का भी कौन सा होगा, इनर्ट गैस सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन चला जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो ये इसका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि Pb+2 जो आएगा ये नॉन इनर्ट होगा। कौन सा होगा? ये नॉन इनर्ट होगा। नॉन इनर्ट होने की वजह से इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होंगे। अगर मैं बात करूँ ZnCl2, CdCl2 और HgCl2 की, सुनना ध्यान से सभी लोग, Zn पर प्लस का 2 चार्ज, Cd पर प्लस का 2 चार्ज यानी कैडमियम पर, मरकरी पर भी प्लस का 2 चार्ज, ये तीनों के तीनों कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ये तीनों के तीनों सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये तीनों सूडो गैस इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग करते हैं तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे? और दूसरा, कैटायन भी सेम है, मतलब टोटल चार्ज भी सेम है और एनायन भी सेम है, तो फिर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्टर काम आएगा। ऑर्डर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर ये रहेगा। अब ये क्यों रहेगा, यहाँ पे ध्यान देना। मरकरी के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है इसकी वजह से क्या होगा, मरकरी का साइज छोटा हो जाएगा। मरकरी का साइज अगर छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे के सारे हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको थोड़े बहुत पीरियोडिक टेबल के जो कुछ फंडामेंटल्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। दूसरा, आपको जो भी फैक्टर्स पढ़ाए गए हैं ये सारे फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए, समझ में आए होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टार्टिंग लेवल पर, तो आप ये देखें कि जो आपको कैटायन एनायन दिया गया वो कौन से कैटेगरी का है, कौन से टाइप का है। डायरेक्ट उसका आंसर निकालने की कोशिश ना करें। दूसरा, जो चारों के चारों ऑप्शंस दिए गए हैं वो चारों के चारों ऑप्शंस में से एक तो सही ऑप्शन होगा, वो जो आप फाइंड कर लेंगे। तीनों ऑप्शन गलत क्यों हो जाते हैं वो भी आप लोग फाइंड करेंगे, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाएगी, मतलब आपको समझ में आ जाएगी। और जो गलत ऑर्डर है उनको सही करने की भी ट्राई करें, ताकि आपके पास में बहुत सारे ऑर्डर बन जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप जब बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे, 20-30 एग्जाम्पल्स जब आप ऑर्डर बना लेंगे, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है फजांस लॉ, ये आपको समझ में आया होगा। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, जो कि इसका एप्लीकेशन पार्ट है। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी फजांस लॉ को अच्छे से पढ़ सकें। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी से मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।